पहले आरएसएस के चीफ का आया कि अखंड भारत 15 साल में बना देंगे। तो देखिए ये 15 साल तक वोट लेने के लिए एक प्रक्रिया है जो कही जाती है कि आय दुगुनी कर देंगे। 2022 का आधा साल तो गुजरने जा रहा है, काश्तकारों की आय कहाँ दुगुनी हुई? वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम उनके दिमाग को नहीं जानते। सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब की अगर वो चाहते भी हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। देखा यह जा रहा है कि राजपूत टूट रहे हैं, तो राजपूत उनको मानते हैं, उनका संघर्ष था, उनकी आज़ादी की जंग में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बेचारे अभी 2 साल हुआ है, इसलिए अभी 2 साल में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि एक लंबा वक्त न गुजर जाए। एक लंबा एमएलए रहे लेकिन अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं। और जूट की खेती जूट के लिए अब मशहूर नहीं है, अब मशहूर है ये कटिहार मेडिकल कॉलेज और करीम यूनिवर्सिटी की वजह से अब मशहूर है। जूट तो बैकग्राउंड पे चला गया। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार नए नए लोगों से आपको रूबरू कराते आ रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वे परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद जनाब अशफाक करीम साहब हैं। सबसे पहले अशफाक करीम साहब, हमें ये बताइए कि आपकी सेहत कैसी है और आप इस उम्र में इतने फिट कैसे हैं? देखिए, जो आदमी ईश्वर ने इंसान को पैदा किया है काम करने के लिए, जो काम करता है, जो काम में सिंसियर रहता है, उसका सारा जोर, उसका सारा पार्ट्स ठीक रहता है। इंसान को ईश्वर ने पैदा किया जो सबसे ऊपर है, जिसको कहते हैं अशरफुल मखलूक, यानी सारी चीज़ें मखलूक है और मनुष्य जो है, इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक है, सबसे ऊपर है। तो उसको वेल डेवलप्ड ब्रेन दिया और इतने जॉइंट्स दिए और कहा कि तुम काम करो, तुमको दुनिया चलाने के लिए हमने पैदा किया है। ईश्वर ने दुनिया चलाने के लिए पैदा किया। और दुनिया कैसे चलेगा? दुनिया चलेगा जब इंसान कुरान शरीफ और हदीस के मुताबिक, हमें एक इल्हामी किताब आई जिसको हम कहते हैं कुरान शरीफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे आखिरी नबी थे, प्रॉफिट थे, उन्होंने करके प्रैक्टिकली बताया, जिसको हम हदीस कहते हैं। वो हमारे आइडियल हैं। तो अगर उस आइडियल पर, उस प्रोसीड्योर ऑफ लाइफ के हिसाब से अगर आप चलेंगे और काम करेंगे और दुनिया को चलाएंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। आराम करेंगे, आराम तलबी होगी तो सेहत ख़राब हो जाएगी। सबसे बुनियादी चीज़ है मुशक्क़त, मेहनत। आप देखते हैं मज़दूर कम बीमार पड़ता है, बड़े लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जो आराम तलब होते हैं उनको डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा जाना पड़ता है। जो मज़दूरी करता है, जो मज़दूर है, जो गरीब है, उसकी बहरहाल वो आम चीज़ खाता है। बड़े लोग बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ खाते हैं, बावजूद के वो सेहतमंद वो रहता है जो काम करता है। तो काम करने वाला आदमी, मैं मज़दूर हूँ, मैंने मज़दूर की तरह काम किया है। कटिहार में आकर, वैशाली ज़िला से यहाँ आकर मैंने ज़मीन ख़रीद करके यहाँ इतनी बड़ी संस्था बनाई। हमारे बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ रहे, लेकिन मैं आगे बढ़ा, लोग साथ देते गए, मेहनत किया, उस मेहनत का फल है ये। उसी मेहनत की वजह से हमारी सेहत आज तक साथ दे रही है और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा वो सेहतमंद रखे, जब तक ज़िंदा रखे। जी, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। आप इफ्तार और सहरी के वक्त किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि रमज़ान रोज़ा है क्या? रोज़ा है जो पूरे जिस्म को की रूहानी ग़ज़ा है, यानी वो आत्मा की शांति देता है। और अंदर आदमी जो भी खाता है एक लंबा अरसा, अभी किसी एक साइंटिस्ट ने कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, कहा कि हमने कैंसर का इलाज हमने पता कर लिया। तो उन्होंने पूछा क्या कैंसर का इलाज है? तो अगर साल में कोई 27 दिन 28 दिन हर साल अगर रोज़े रखता है, कम से कम 10 घंटे मिनिमम, 9 से 10 घंटा मिनिमम, कोई अगर खाना पानी कुछ भी नहीं खाता है तो कैंसर उसको नहीं होगा। इसलिए आप ये समझ लें कि कितनी बड़ी बरकत है। दूसरी बात ये कि जो गरीब लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, जो गरीब हैं, मजबूरी में भूखे रहते हैं, लेकिन जो दौलतमंद हैं, जिनको खाने की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बावजूद के उनको भूखे रहना पड़ता है। मज़हब का जो ये फ़र्ज़ है रोज़ा,
उसकी वजह से वो भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं। उनको एहसास होता है कि जिसके पास कुछ नहीं होगा वो कितना परेशान होगा, जो भूखे रहता है, प्यासा रहता है, अपने पैसे की कमी, अपनी गुर्बत की वजह से, उसका एहसास उनको होता है जो बड़े लोग हैं। तो वो हमदर्द बन जाते हैं उन गरीबों के। उनको देखते हैं कि नहीं, भूखा नहीं रखना है, कोई भी आया तो उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं। उनको एक एहसास, गुर्बत का एहसास होता है, गरीबी का एहसास होता है। तो गरीबों के प्रति हमदर्दी पैदा होती है। उनके भूखे रहने की वजह कर उनको एक समझ में आता है कि एक भूख से क्या होता है। तो ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ईश्वर ने ऐसी चीज़ बनाई है कि एक मनुष्य को, जो बड़े लोग हैं, वो गरीब मनुष्य के भूख का एहसास हो और साथ साथ अपनी सेहत अच्छी रहे। भूखे रहेंगे, अपनी सेहत अच्छी रहेगी, रेस्ट मिलेगा आपके पूरे बॉडी को, पेट को रेस्ट मिलेगा, सब चीज़ को रेस्ट मिलेगा। आप मशीन चलाते हैं तो सोचते हैं 1 घंटा बंद कर दो, उसको रेस्ट मिल जाए। तो रेस्ट मिलता है, उससे सेहत अच्छी रहती है। और अंदर के से जो कहते हैं इनर, वो ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा काम करता है। लगता है कि हम भूखे हैं, कमज़ोर हो गए, लेकिन नहीं। हमारा एहसास और उन लोगों का एहसास जो रोज़ा रखते हैं, उनका ये एहसास होता है कि रोज़ा रखना एक अच्छी चीज़ है। और चाँद देखकर जब महीना शुरू होता है तो रोज़ा शुरू होता है, जब ईद का चाँद होता है तो फिर रोज़े का महीना ख़त्म होता है। फिर लोग आराम से खाते पीते हैं 11 महीना, 1 महीना रोज़ा रखते हैं। ये फ़र्ज़ किया ईश्वर ने, इंसान के फ़ायदे के लिए ही किया है। और मैं बता दूं कि हर मज़हब में कहीं ना कहीं ये रोज़ा के नाम पर ना हो, लेकिन उपवास है। जी। हर धर्म में आप देखेंगे कि तरीक़ा है अलग अलग उपवास करने का, लेकिन हर धर्म में है। तो सब धर्म में है, यहाँ दूसरे तरह से है। यहाँ थोड़ा मैंडेटरी है कि पानी भी नहीं लेना है, चाय भी नहीं लेना है, फल भी नहीं लेना है। किसी धर्म में है कि, लेकिन और भी मज़हब में हमने देखा है कि कुछ ऐसे वक्त आते हैं जिसमें कुछ लोग कुछ भी नहीं लेते। तो सारे इंसानों के लिए ये किसी न किसी रूप में फास्टिंग है, रोज़ा है। हमारे यहाँ ज़्यादा मजबूती से है, और लोग के यहाँ उतनी मजबूती से है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन है। करीम साहब ने रोज़ा के बारे में बताया। आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि हम इंटरव्यू कौन सा कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल। अब तक हमारी बातचीत नॉन पॉलिटिकल हुई थी, अब हम लोग पॉलिटिकल मसलों पर बातचीत करेंगे। करीम साहब, आपने बताया कि आप वैशाली से आते हैं और कटिहार से अभी आप राज्यसभा सांसद हैं और लालू जी के करीबी हैं। सबसे पहले ये बताइए कि लालू जी अब जेल से बाहर आ चुके हैं, तो आरजेडी का नया समीकरण या फिर आरजेडी का नया उदय माना जाए इसे क्या? देखिए, पहले आप ये समझ लें कि लालू जी जेल में रहे हों या जेल से बाहर रहे हों, आपने राष्ट्रीय जनता दल की कोई एक्टिविटी रुकते हुए आपने नहीं देखा होगा। जी बिल्कुल। ये क्यों होता है? जब इंसान अंदर से अपने को पाक साफ महसूस करता है, जब ये समझता है कि मुझे फंसाया गया है, तो अंदर से वो मजबूत होता है। अगर गलत करता है तो उसको एहसास होता है कि हमने गलत किया है, वो डिमोरलाइज्ड रहता है। तो लालू जी ने कोई गलत नहीं किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मुझे जानकारी है। इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है, आगे इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपका ये सवाल कि वो बाहर आ गए तो राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगी, वो अंदर से तो कमज़ोर रही। आपने तेजस्वी जी, जो उनके बेटे हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जो जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और समाज के उत्थान के लिए, आपने देखा होगा, रोज़गार का मामला हो, इंडस्ट्री का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, या जिस तरह के भी मामलात हैं, लेकर के उठे। और अभी पिछले दिनों आपने देखा कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ठीक है, सरकार नहीं बनी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आज बिहार में उभरी। तो चूँकि अंदर इनर सोल, हार्ट बिल्कुल साफ़ है कि बाबूजी ने गलत नहीं किया, उनका एहसास है कि मैंने गलत नहीं किया, इसलिए बोल्ड है, वो फैमिली बोल्ड है। कहीं पर एहसास नहीं होता है कि मैंने गलत किया। तो जब ये एहसास होगा नहीं कि हमने गलत किया, तो काम स्मूथली चलता रहेगा। तो काम अंदर वो गए तो भी, बाहर रहे तो भी, जैसे पहले चलता था, उसमें कोई कमियां नहीं आई, वो अपनी जगह चल रहा है। तो उनका अंदर रहना और बाहर, जो भी आप देखेंगे, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ा काम करते हैं, उन पर तलवारें ज़्यादा लटकती है। चूँकि क्या आप पर भी लटक रही है क्या? ऐसा है, जो बड़ा काम करता है वो हर पर तलवार लटकती है, लेकिन तलवार लटकती है, लेकिन वो मालूम हो जाता है कि यह गलत है। आप उसकी मिसाल दूं कि नीतीश जी के राज्य में आपने देखा कि मेरे साथ क्या हुआ।
और नीतीश जी ने ही हमें विश्वविद्यालय दिया फिर बाद में। तो तलवार लटकना बुरी बात नहीं है। तलवार लटकती है तो जुर्म है या नहीं है। अगर जुर्म साबित नहीं है तो ऐसी तलवार हर काम करने वाले लोगों पर लटकती रहती है। पता नहीं मेरे पर, आप जानते होंगे ज़्यादा कि तलवार लटक रही है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन हर काम करने वाले पर कभी भी कोई अंकुश लग सकता है, किसी पर भी लग सकता है। आप देखा बड़े बड़े लोग, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, एक से एक लोग गए जिन पर तलवार लटकती रही। आप वो क्या कहेंगे? गांधी जी इन पर तलवार लटकना कहेंगे आप? तो गांधी जी की हत्या हो गई और किसने किया ये पता है? तलवार हर उस आदमी पर जो जितना आगे बढ़ता है, आप देखते होंगे जितना आगे बढ़ता है, जितना बड़ा पद मिलता है, उतनी सिक्योरिटी बढ़ती जाती है उसकी। इसका मतलब है कि हर उस आदमी पर जो बड़ा बनता जाता है उस पर उतनी ही बड़ी तलवार लटकती रहती है, चाहे वो तलवार का अलग अलग रूप होता है। अच्छा, राजद ने अभी इफ्तार पार्टी की, आपने भी इफ्तार पार्टी दी कटिहार में बहुत बड़ी। हमारा सवाल है कि उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौड़ते हुए आए, क्या कोई नया समीकरण या फिर खिचड़ी पक रही है? देखिए, जो कि हम लोग अंदर खाने वो की खबरें दौर निकालना वो चाहते दौर क्या है कि पैदल आए कि गाड़ी पर आए, मैंने नहीं देखा। मैं तो अंदर बैठा था, जहाँ उनको आकर बैठना था वहाँ मैं बैठा था। ये सुना कि पैदल आए। अब वो क्यों पैदल आए, क्यों गाड़ी पे सवार नहीं हुए? मुझे लगता है कि देखा होगा कि अभी तेजस्वी जी के अवतार में एक बड़ी भीड़ है। हम गाड़ी से जाएंगे, 10 लश्कर जाएगा तो डिस्टर्ब हो। बहुत सिक्योरिटी भी नहीं आई थी, मैंने देखा था। तो उनकी हिम्मत है, उनका अपना कॉन्फिडेंस है कि हम कम सिक्योरिटी या बगैर सिक्योरिटी के हम पैदल चलकर पहुंच जाएं। तो ये तो उनकी अपनी मानसिकता और अपनी समझ होगी। वो तो वो बताएंगे ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन हाँ, ये खुशी की बात हुई कि राष्ट्रीय जनता दल के अवतार में वो आए, एक भाईचारा बना दोनों पार्टियों में। आप लोग अलग अलग, आप लोगों को एक मुद्दे मिले, अलग अलग अपना माने लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो लालू जी जाने, नीतीश जी जाने, तेजस्वी जी जाने। मैं समझता हूँ कि अवतार था, कटसी थी, आना चाहिए था, वो आए, मुझे ऐसा ही लगता है। आप सीमांचल की राजनीति में काफ़ी उभरता हुआ चेहरा हो चुके हैं, आप सीमांचल के विकास को किस रूप में देखते हैं? देखिए, लोग उभरता हुआ चेहरा है या नहीं है ये तो जनता बताएगी, लेकिन हम कॉन्फिडेंस हैं। हमें कॉन्फिडेंट इसलिए है कि ये धरोहर जो आपके सामने खड़ा है, जो हम सेवा कर रहे हैं, इतना बड़ा धरोहर बनाया। ये नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तर भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और न इसमें सरकार का पैसा है न चंदे का पैसा है। बावजूद है कि ये हमारी मेहनत से ये खड़ा है, लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से ये खड़ा है। कटिहार वासियों ही की नहीं, पूरे सीमांचल की, पूरे बिहार के लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से ये खड़ा है। वो लोग हमारे शुभचिंतक हैं और ये बड़ा विकास है। मैं ये कहता हूँ कि जब एक व्यक्ति इतना बड़ा विकास कर सकता है तो सरकार हो या एमपी एमएलए हो किसी पार्टी के, उनको भी विकास पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये क्यों कहूँ कि विकास नहीं हुआ, ये जनता बताएगी कि विकास हुआ या नहीं हुआ, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन विकास जो होना चाहिए था कटिहार का, सीमांचल का, मैं आपको मुख्तसर में कह सकता हूँ कि इतने लंबे अरसे में आज़ादी के बाद इस इलाके को बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था। जैसे देखिए, यहाँ केले की खेती होती है, जूट की खेती होती है, यहाँ आलू की खेती होती है। अगर आलू के चिप्स की फैक्ट्री लग जाती, केले की चिप्स की फैक्ट्री लग जाती, तो मैं मकई कसीर तादाद में यहाँ पैदा होता है, काफ़ी मक्का पैदा होता है, सस्ते दामों पर दूसरे लोग इसको यहाँ से ले जाते हैं। अगर इंडस्ट्री बन जाती तो काश्तकारों को एक अच्छी कीमत मिल पाती और उसमें रोज़गार लोगों को मिलता, काम करने वालों को। ये यहाँ के जितने लीडर अभी तक गुजरे हैं, चाहे हार गए हों चाहे दुनिया से चले गए हों, ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, जिसकी कमियां नज़र आती हैं। मैंने पहले कहा कि आज इस कॉलेज से, कटिहार मेडिकल कॉलेज से 150 लड़के एमबीबीएस कर रहे हैं, 60-65 लड़के पीजी कर रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी बन गई उसके बाद कई डिफरेंट कोर्सेज खुल गए, बीएससी नर्सिंग खुल गया, बी फार्म खुल गया, पैरामेडिकल में ग्रेजुएशन, इस तरह के काफ़ी कोर्सेज खुल गए जो जॉब ओरिएंटेड हैं। तो एक मेहनत से एक आदमी लोगों के सहयोग से इतना बड़ा काम कर सकता है। तो एक एमपी एमएलए या गवर्नमेंट है, उसको इस इलाके पर, ये पसमादा इलाका है और हमने कोसी बेदारी मोर्चा बनाकर इसके उत्थान के लिए, इसकी तरक्की के लिए बहुत सारे काम
की बात की थी, लेकिन जाहिर है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमने चाहा था कि सीमांचल की तरक्की कैसे हो, और आज भी चाहता हूँ कि इस धरोहर के अलावा भी कुछ ऐसा काम हो जिससे रोज़गार मिल जाए। जब मैं दिल्ली जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, तो देखता हूँ कि कटिहार ज़िला का ख़ास तौर पर अहमदाबाद साइड का हज़ारों हज़ार मज़दूर वहाँ काम कर रहा है। कोई पूछने वाला उस बेचारे को नहीं है। सड़क पर सुबह में खड़ा रहता है कि मुझे रोज़गार मिल जाता, कोई हमें बुला लेता काम के लिए। तो ये हालत है। तो अगर यहाँ इस तरह का इंडस्ट्री अगर लगता या लोग कुछ करते इस इलाके की तरक्की के लिए, तो मुझे लगता है कि आज यहाँ के मज़दूरों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। कोई अच्छा विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बन पाया आज तक। जो वो तो पूर्णिया चलिए, विश्वविद्यालय का जो हल्ला हो वो तो रहा है, अभी बना है। पूर्णिया विश्वविद्यालय तो अभी 2-3 साल 4 साल हुआ है बने हुए। पूर्णिया के साथ तो हमेशा नाइंसाफ़ी हुई। देखिए, जब पुराना 16 ज़िला था तब वो एक ज़िला था पूर्णिया, और कमिश्नरी पहले बन गया कोसी सहरसा, बनना चाहिए था पूर्णिया। तो सवाल है, पूर्णिया के साथ नाइंसाफ़ी हमेशा होती रही है, और सीमांचल के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती रही है, और आज भी नाइंसाफ़ी हो रही है। जो तरक्की पूर्णिया कमिश्नरी की होनी चाहिए थी, सीमांचल की होनी चाहिए थी, वो या कोसी की होनी चाहिए थी, वो आज नहीं हुई। हमारा डिमांड था, यह पिछड़ा इलाका है, इसकी तरक्की होनी चाहिए, इसको अलग से पैकेज मिलना चाहिए या विशेष दर्जा मिलना चाहिए, ये मेरा डिमांड था, और आज भी ये डिमांड है। अगर मौका मुझे मिलेगा, ईश्वर ने मौका दिया, तो पता चलेगा कि मैं चाहूँगा कि इसी तरह से कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कुछ बनती रहे जिससे लोगों को रोज़गार मिलता रहे, लोगों की शिक्षा आगे बढ़ती रहे, स्वास्थ्य सेवा मिलती रहे। ये हमारी कोशिश होगी, हमारी प्राथमिकता होगी। और जब तक शिक्षा नहीं होगी लोगों में, तब तक न उनको इज़्ज़त मिलती है, न उसको वो रोज़गार मिलता है। और जब एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट होता है, तभी इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट होता है। जब एजुकेशन होगा, तभी वित्तीय स्थिति हर फर्द की, हर फैमिली की, हर परिवार की आगे बढ़ती है, और उससे इज्तमाही तौर पर वो इलाका तरक्की करता है। कटिहार जूट के लिए फेमस है सर, और लगातार कटिहार से देखा गया है कि एक ऐसे एमपी बने जो लगातार 6 बार रहे। आखिर जूट का उद्योग सक्सेस क्यों नहीं हुआ? फिर बिहार से अभी वर्तमान में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या जूट के उद्योगों या फिर जूट के जो किसान हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बेचारे अभी 2 साल हुआ है, इसलिए अभी 2 साल में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जब तक कि एक लंबा वक्त न गुजर जाए। एक लंबा एमएलए रहे, लेकिन अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए बहुत दिन नहीं हुए उनको। जब तक कि एक लंबा किसी को वक्फा नहीं दीजिए, एक लंबा समय नहीं दीजिए, तब तक उस पर कुछ भी कमेंट करना वो उचित नहीं है। देखा जाए आगे क्या होता है, इंतज़ार किया जाए। लेकिन जो लोग एक लंबे अरसे से रहे, आज़ादी के बाद से ही रहे या 77 से रहे, और जूट की खेती जूट के लिए अब मशहूर नहीं है, अब मशहूर है ये कटिहार मेडिकल कॉलेज और करीम यूनिवर्सिटी की वजह से अब मशहूर है। जूट तो बैकग्राउंड में चला गया। देखिए, होता क्या है, जैसे हमारा जहाँ घर है, हमें ऊख की पैदावार बहुत होती थी, और ऊख का उपज किसान बहुत ऊख करते थे। तो समस्तीपुर चीनी मिल चल रहा था, तो जब चीनी मिल चल रहा था तो हम लोग भी काफ़ी ऊख उपजाते थे। शुगर फैक्ट्री बंद हो गई तो उपजाना बंद कर दिया। तो जिस तरह से जूट मिल बंद हो गया, तो किसान उपजा के जूट क्या करेगा? यही वजह है कि जूट मिल बंद पड़ा हुआ है, बंद हो गया, जिसकी वजह से किसानों ने जूट उपजाना बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया तो उनकी और हालत बदतर होती चली गई। तो जिन लोगों ने यहाँ से वोट लिया, केंद्र में बैठे रहे, राजीव जी से बहुत करीब रहे, इंदिरा गांधी जी से बड़े करीब रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, बावजूद कि ये जूट फिर शुरू नहीं हुआ, जूट की खेती शुरू नहीं हुई, मिल शुरू नहीं हुआ, जिससे लोगों को रोज़गार मिला या कोई दूसरा रोज़गार का साधन शुरू किया जाता, वो नहीं हुआ। ये कटिहार के लिए और इस सीमांचल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सीमांचल में किसानों की स्थिति पर सर बात करते हैं। मखाना खासकर कटिहार चर्चे में रहता है, जूट चर्चे में रहता है, आपने आलू बताया, एक समय गन्ना भी हुआ करता था। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि किसान माइग्रेट कर रहे हैं बिहार से बाहर, पंजाब की ओर, लुधियाना की ओर, दिल्ली की ओर। ऐसा क्यों है? इसको कैसे रोका जाए? देखिए, काश्तकार की हालत हर जगह ख़राब है, यहाँ और भी ख़राब है। दूसरी चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा है। जो काश्तकार उपजाते हैं उनको सही उसका मुआवजा, सही रकम नहीं मिल पाता है। उपजाते वो हैं,
लेकिन बाहर के लोग इंडस्ट्री बनाकर या 5 स्टार होटल बनाकर वो कमाते हैं। यहाँ के लोगों को उचित दर नहीं मिलता है, और जहाँ तक उपजाने का मामला है, उनको जो साधन मुहैया कराना चाहिए वो साधन नहीं है। दूसरी तरफ बुनियादी बात यह है कि 3 तरफ के नदियों से घिरा हुआ ये इलाका, फ्लड आता है, फ्लड की वजह से फसल लगाए जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलाका तरक्की नहीं करता है और काश्तकार को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जब तक केंद्र सरकार नेपाल से बात नहीं करे, फ्लड को रोका नहीं जा सके, तब तक के ये इलाका काश्तकारी का इलाका ज़रूर है, काश्त होती है, लेकिन ये एक बुनियादी मामला है। दूसरा, जो सहूलत यहाँ होनी चाहिए नहर की, आबपाशी की, वो यहाँ नहीं है। बिहार के दूसरे इलाके में, दूसरे ज़िले में जाएंगे वो है, लेकिन यहाँ उसकी कमियाँ हैं। नहर आबपाशी के लिए नहीं बनाए गए जो बनाना चाहिए था। बिजली का दर सस्ते दामों पर होना चाहिए था। पहले की सरकार थी, वो सिर्फ सीमांचल के लिए नहीं, हर जगह के लिए सब्सिडी खाद पर था, वो ख़त्म कर दिया गया। आप देखते हैं गैस पर सब्सिडी ख़त्म हो गया, सारी चीज़ों पर आज की सरकार जो है वो सब्सिडी ख़त्म करती जा रही है। तो किसान जो लागत लगाता है उससे कम उसको पैदावार होता है, लागत ज़्यादा लगता है, और उससे उपज से वो सवाए इसके कि दाल रोटी खा लेता है, लेकिन अपनी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है किसान। ख़ास तौर पर यहाँ का किसान, चूँकि मखाने की खेती होती है, लेकिन उसका उचित मूल्य जो उसको मिलना चाहिए वो बाहर चला जाता है। अगर इंडस्ट्री होती यहाँ मखाने की तो उसको उचित मूल्य मिलता है। मैंने पहले कहा कि मक्का की खेती होती है लेकिन सस्ते दामों पर, और लोगों को मक्का की खेती करने वाले को सुखाने तक की जगह नहीं है, कहीं रखने की जगह नहीं है, सरकार खरीदना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे पर सूखता रहता है मकई, ट्रक कुचलते हुए गुजरता रहता है। उस बेचारे को इस मजबूरी में कि हमें कहीं पर भंडार नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम इसको कहाँ रखें, जिसकी वजह से रोड पर सुखाते हुए सस्ते दामों से बेच देता है। वो 6 महीना घर में नहीं रह सकता, उसको जगह नहीं है। इसका इंतज़ाम यहाँ के लोगों को सरकार से प्रेशर देकर के कराना चाहिए कि जो उपज होती है उसको रखने का भी इंतज़ाम, उसका भंडार का इंतज़ाम होना चाहिए। सरकार को उचित दामों पर इसको ख़रीदने का काम करना चाहिए। जो नहीं होता है तो बेचारा काश्तकार क्या करेगा, मेहनत करता है, पसीना चुलाता है, सब्सिडी ख़त्म हो गया, उसके बाद उसकी जो हालत है, जो दशा है वो होती है, वो वहीं का रह जाता है। एक सवाल जो अभी पूरे देश में मसला चल रहा है वो है कॉमन सिविल कोड। एनआरसी और सीएए के बाद अब कॉमन सिविल कोड आया है। आखिर इसे जनाब कैसे देखते हैं, और आरजेडी और जेडीयू लगातार इस पर सत्ता पक्ष को घेर रही है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है, हर मज़हब का अपना सिविल कोड है। सनातन धर्म का अपना सिविल कोड है, क्रिश्चियन है उनका अपना सिविल कोड है, मुसलमान है उनका अपना पर्सनल लॉ है, सबके पर्सनल लॉ हैं अपने अपने। तो मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ज़बरदस्ती है। एक माँ बाप का बच्चा पैदा होता है, कोई किरानी होता है, कोई चपरासी होता है, कोई आईएएस होता है, आपके हाथ में समरसता लाना नहीं है। आप सारे मज़हब के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके आप नहीं, देखिए बुनियादी चीज़ है, शायद सरकार को ये नहीं पता है कि हर मज़हब को अपने अपने मज़हब पर चलने का अधिकार है, और साथ ही दूसरे मज़हब की प्रतिष्ठा और इज़्ज़त करने का अधिकार है उसको, और उनको उसकी ड्यूटी है कि दूसरे मज़हब वालों का इज़्ज़त करे और अपने मज़हब पर चले। तो सवाल है, जहाँ पैदा ये होता है कि जहाँ अपने धर्म पर चलिए, दूसरे धर्म की इज़्ज़त कीजिए, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? इसकी आवश्यकता नहीं है, ये सब पॉलिटिकल है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, अभी आपको कुछ दिनों पहले आरएसएस के चीफ का आया कि अखंड भारत 15 साल में बना देंगे। तो देखिए, ये 15 साल तक वोट लेने के लिए एक प्रक्रिया है जो कही जाती है। यानी आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं? भाई, आपको लगता है 22 में कहा गया था, मैं ये नहीं कहता कि वो वोट लेने के लिए कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, जिसका कोई लाभ नहीं है, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। कहा गया कि 22 में जब मोदी सरकार आई तो कहा यह गया, यहाँ भी लोग आए थे, मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी मीटिंग में गया था, कहा गया था कि 2022 में काश्तकारों की आय दुगुनी कर देंगे। 2022 का आधा साल तो गुजरने जा रहा है, काश्तकारों की आय कहाँ दुगुनी हुई? वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम उनके दिमाग को नहीं जानते। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड
इस सब की अगर वो चाहते भी हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे लाभ नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आखिरी सवाल आपसे सर, वीर कुंवर सिंह पर अभी राजनीति पूरे बिहार में गर्म है। अमित शाह जी की रैली हुई, क्या सिर्फ उसे एक वर्ग पर ही देखा जाए? देखिए, ये आज नहीं है, आपने देखा होगा कभी आदिवासी की रैली हुई, कभी बिजनेस कमेटी की रैली हुई, तो ये तो चलता रहा है। अब देखा ये जा रहा है कि राजपूत टूट रहे हैं, तो राजपूत उनको मानते हैं, उनका संघर्ष था, उनकी आज़ादी के जंग में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, तो वो देखते हैं कि उस कम्युनिटी के लोग हमारी तरफ उनका नाम लेने से अट्रैक्ट होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ वो ज़माना चला गया। अब हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर समझता है कि कहाँ राजनीति हो रही है, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनकी बात करनी चाहिए, जिस तरह के वो महापुरुष थे उनकी बात करनी चाहिए, हर साल करनी चाहिए, उनका जन्म दिवस मनाना चाहिए, उनका सब कुछ मनाना चाहिए। वो इज़्ज़त के पात्र हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, इस बिहार में। लेकिन राजनीति किसी उस आदमी पर आज दुनिया में नहीं है, उस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सर, एक आम जनता के मन में अब सवाल चल रहा है कि माई जो समीकरण है राजद का, उसमें वाई छूट रहा है या एम कहीं छूट रहा है। खासकर सीमांचल में दिख रहा है कि एम छूट रहा है राजद के हाथों से। ऐसा क्यों, और इसको कैसे वापसी करेगी राजद? देखिए, आपका सवाल ही अब गलत है। अब माई का मामला नहीं है, अब A to Z का मामला है। A to Z तो का ब्रॉड नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आपने देखा अभी चुनाव हुआ, 37,000 वोट से हम जीते बोचहा विधानसभा में। विधानसभा। तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि हमारे भूमियार जो बिल्कुल एक तरफा NDA के वोटर थे वो हमारी तरफ बिल्कुल गामजन थे। तो सवाल ये है कि A to Z का मामला है, अब Y का और M का मामला नहीं है। तो जाहिर है होता क्या है, आप देखते होंगे कि किसी को एक बच्चा पैदा होता है, वो थोड़ा बड़ा हुआ, 3 साल 4 साल का हुआ। दूसरा बच्चा जब उसका भाई बहन पैदा होता है तो उस बड़े बच्चे को उससे बहुत जेलसी होती है। तो जब हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों यादव में या मुस्लिम्स में जिनको लगता हो कि हम लोग की पार्टी थी, अब तो A to Z की पार्टी हो रही है, तो उसका एहसास होता होगा। थोड़े दिन हो सकता है ये जेलसी होती हो, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अगर आप हमारा ये इंटरव्यू फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये इंटरव्यू यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। शुक्रिया।